हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है। इसको एक बार तोड़ते हैं सर्वांग समता को। सर्व, सर्व मतलब सारे, मीन्स ऑल। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा। सर्व अंग यानी कि ऑल पार्ट्स, ऑल पार्ट्स। और समता, समता का मतलब होता है इक्वेलिटी, मीन्स इक्वेलिटी ऑफ ऑल पार्ट्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, त्रिभुजों की सर्वांग समता है कि नहीं। तो सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस का मतलब है कि दो ट्रायंगल्स के सारे पार्ट्स बराबर हों। पार्ट्स कौन से? उनकी साइड्स की लंबाई बराबर हो, सारी साइड्स की, सारे एंगल्स की मेजरमेंट बराबर हो। अगर दो क्वाड्रिलेटरल की कॉन्ग्रुएंस की बात करूं, यानी कि उनके सारे पार्ट बराबर हो, तो किन्हीं भी दो चीज़ों की कॉन्ग्रुएंस की अगर बात की जा रही है, यानी कि उन दो चीज़ों के सारे पार्ट बराबर हैं। सारे पार्ट बराबर होने का क्या मतलब है? कि वो बिल्कुल डिट्टो हैं। अगर दो सिलेंडर की बात करूं, बेलन की बात करूं, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनकी रेडियस, उनकी हाइट, उनका कर्ड सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया, उनका सब कुछ सेम है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस और सर्वांग समता का मतलब समझ गए। ठीक है, एक और वे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये दो फिगर्स हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि इनके सारे पार्ट्स बराबर हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ये एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगी। अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी हैं, बिल्कुल। या फिर अगर वो 2D में है तो वो एक दूसरे के ऊपर रख कर एक दूसरे को छिपा लेंगी, कंप्लीटली कवर कर लेंगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि दो ट्रायंगल हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इस ट्रायंगल की सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। मतलब कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का ये मतलब है मेरे भाई, इसके सारे पार्ट्स। और कौन से पार्ट? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से मेरा क्या मतलब है? देखो, जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऊपर जाएगी तो ये इसको कंप्लीटली कवर कर लेगी। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बोलना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ अगर कॉन्ग्रुएंट हुई तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। भाई एंगल ई एंगल बी को कवर कर रहा है तो इसी के बराबर होगा ना। ये तो नहीं है ना कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए। इसीलिए बोलते हैं जब दो फिगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, उनके संगत भाग जो हैं वो बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग मतलब कॉन्ग्रुएंसी के अंदर जो इससे कोरस्पॉन्ड करता है, जो इससे रिलेशन रखता है, यानी कि डी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं। अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में हम एक ट्रायंगल को काट कर तो दूसरे के ऊपर रखेंगे नहीं कि भाई कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, उसके लिए एक तो हमें उनको एक दूसरे के ऊपर रखने की जरूरत नहीं है चेक करने के लिए, और दूसरा हमें उनके सारे पार्ट्स इक्वल हैं कि नहीं ये देखने की जरूरत नहीं है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, सारे पार्ट्स इक्वल हैं कि नहीं ये देखने की जरूरत नहीं है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं, अगर कुछ पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो इससे कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो जाती है, इससे पता लग जाता है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, वो सर्वांग सम है। कुछ ही पार्ट अगर इक्वल निकला है तो उसी से हम गारंटी ले सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे, वो अलग अलग रूल है। ये पता करने के रूल हैं कि ये दो चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं, खासकर यहाँ पर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला रूल है एस 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 रूल, यानी कि साइड
साइड, साइड रूल। अगर एक ट्रायंगल की सारी साइड्स दूसरी ट्रायंगल की सारी साइड के बराबर हों तो यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो देखो मैंने तो आपको सिर्फ इस चीज़ के बारे में बताया है कि भैया इसकी तीन साइड उसकी तीन साइड के बराबर हों तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है कि इनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तो मैंने एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बताया, बट ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यानी कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो मैं यही बोल रहा हूँ। टोटल ट्रायंगल के अंदर 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं, 3 तो साइड 3 एंगल, तो मुझे 6 की 6 चेक करने की जरूरत नहीं है कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। सिर्फ 3 चेक कर लूँ मैं, उसी से गारंटी हो जाती है, बाकी की 3 भी इक्वली मिलेंगी। ये नहीं है कि कोई सी भी 3 चेक कर लोगे, इसलिए मैं रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल है तो एस 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 रूल के तहत ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, ट्रायंगल डी ई एफ। अब देखो ए बी के इक्वल, ए बी के इक्वल क्या है डी ई, और ए बी सी लिखा है तो बी सी के इक्वल क्या है ई एफ। तो ये ऐसे ही लिखना है जैसे आपने इस ट्रायंगल को पढ़ा है वैसे ही इस ट्रायंगल को पढ़ना है। पहले एक डंडे वाली साइड लिखी, फिर 3 डंडे वाली साइड लिखी बी सी, फिर 2 डंडे वाली। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी, सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी। ये गलत है। क्या ए बी जो है वो एफ ई के बराबर है? ए बी एफ ई के बराबर तो नहीं है, तो गलत है ये। तो ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। ऐसे नहीं लिखना। वैसे स्टेटमेंट तो ये भी ठीक ही है क्योंकि मैंने नॉट कॉन्ग्रुएंट बोला है, ऐसे कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो अगर मैं दो वैल्यूज को इक्वल बताता हूं कि 3 इज इक्वल टू 3, तो इज इक्वल टू का साइन ये होता है वैल्यूज के अंदर, फिगर्स के अंदर कि ये फिगर इसके बराबर है उसमें इज इक्वल टू का साइन ऐसा होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? पहला रूल ठीक है भाई, एक ट्रायंगल की तीनों भुजा अगर दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगले रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एस ए एस रूल। तो एस का मतलब तो आपको पता लग ही गया, साइड। ए का मतलब है भैया एंगल, और इस एस का मतलब है साइड। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल, इस ट्रायंगल का एक एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल, इसकी एक साइड इसकी एक साइड के इक्वल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो एस ए एस। तो एस ए एस रूल के तहत मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ऐसे ए बी सी, ऐसे ही यहां पर करना है डी ई एफ। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर आपने एक बात ध्यान देनी है कि ये जो ए है ये दोनों एस के बीच में है। क्या मैंने आपको ऐसे बोला है कि एस एस ए? नहीं बोला। या ए एस एस? नहीं बोला। तो हमेशा जो एंगल है वो साइडों के बीच में होना चाहिए, यानी कि ये जो दो साइडें हैं ना इनके बीच में इंक्लूडेड होगा ये जो एंगल है, दिस मस्ट बी इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स। जिन दो साइड्स का जिक्र हो रहा है जो इक्वल निकली हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, तो ये बीच में होना चाहिए। क्या मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं कह के रहूंगा। मान लो ठीक है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और मुझे पता चल गया ये वाला एंगल इसके इक्वल है,
तो इन दिस केस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्या हम कह सकते हैं कि भैया ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है DEF? कि सर साइड एंगल साइड तब लागू होगा जब एंगल बीच वाला होगा। ये तो साइड साइड एंगल हो गया, साइड साइड एंगल हो गया, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो वी कैन नॉट से। हो सकता है थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिले तो बाद में ये कॉन्ग्रुएंट निकले, पर हम तो गारंटी नहीं ले सकते भाई। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम नहीं कह सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है। वी डोंट नो, अब तक हो भी ना भी, वी कैन नॉट से। ठीक है, यहां पर हम गारंटी ले सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और जब दो चीजें कॉन्ग्रुएंट निकल आती है फिर हम बोल सकते हैं कि इनके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सारे इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है कि दो चीजें इक्वल हैं। अब एक बार ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई या किसी भी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो मैं बोल सकता हूं कि भैया पक्का एंगल बी ई के बराबर है, पक्का एंगल सी एफ के बराबर है, पक्का बी सी ई एफ के बराबर है। मैं यहां से भी सब कुछ बता सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये इसी ऑर्डर में इसीलिए लिखते हैं ताकि यहीं से हम बता पाएं कि कौन सी चीजें किसके इक्वल है। ठीक, क्लियर है? अगला रूल बता दूं। नेक्स्ट रूल है भैया, अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कर रखा है, ASA रूल। ये मैंने क्यों कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। जनरली बुक्स के अंदर ये ऐसे करके मिलता है कि ASA रूल, कि एंगल साइड एंगल, ठीक है, और साइड जो है वो बीच में दी हुई होती है। जनरली बुक्स के अंदर ये ऐसे मिलता है, लेकिन ये दोनों भी ट्रू हैं। क्यों ट्रू है मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले ये वाला कर लेते हैं ना। ठीक, मान लो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और BC इज इक्वल टू EF और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो एंगल साइड एंगल के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हमें दो ट्रायंगल्स में ऐसा मिले कि एंगल एंगल के इक्वल, साइड साइड के इक्वल और एंगल एंगल के इक्वल, एंगल साइड एंगल के तहत दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। हम बोल सकते हैं, हम गारंटी ले सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंट है यानी कि इनके सब के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे बराबर होंगे। ठीक, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध होगी तो फिर मैं बोल सकता हूं कि भैया ए बी डी के बराबर होगा, ए बी भी डी ई के बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर है भैया। ये एक रूल है, ASA का रूल है। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अगर एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया, हाँ जी सर, तो बिकॉज तीनों एंगल का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो अगर इनके दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं। मैंने मान लिया कि ये है x तो ये भी है x, ये है y तो ये भी है y, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा सर, बिकॉज तीनों का सम 180 है तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा सर, बिकॉज तीनों का सम 180 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। 180 में से बाकी दोनों के सम को घटाऊं तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। जी हाँ सर, तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि दो ट्रायंगल्स हैं उनके दो एंगल इक्वल हैं तो आप ये बोल सकते हो कि अगर दो इक्वल हैं तो फिर तो तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि दो इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल होगा। भाई सम फिक्स है ना, 180 सम है। तो अब मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं इस साइड को इसके इक्वल दे दूं तो भी ये दो एंगल के बीच में फंसेगी, या मैं इस साइड को इसके इक्वल दे दूं तो भी ये दो एंगल के बीच में फंसेगी, या मैं इसको इसके इक्वल दे दूं तो भी ये दो एंगल के बीच में फंसेगी। अगर मैंने दो एंगल बता दिए तो बाय डिफॉल्ट तीनों एंगल इक्वल निकले। हाँ जी सर, अब मैं किसी भी एक साइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो वो दो एंगल के बीच में तो फंसी जाएगी। एक हिसाब से दो एंगल के बीच में साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए वैसे,
लेकिन अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाता है। फिर आप कोई भी साइड दे दो, वो दो एंगल के बीच में फंस ही जाती है, एंगल साइड एंगल लग ही जाता है। तो इस कारण साइड का बीच में इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने पर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो कोई भी एक साइड किसी भी एक साइड के इक्वल दोगे, वो दो एंगल के बीच में आ ही जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर तो मैंने बोल दिया एंगल बीच में, अरे जब दो साइड इसकी दो साइड इसकी दो साइड के बराबर हो गई तो क्या तीसरी साइड का इक्वल होना जरूरी है क्या? नहीं। क्या तीनों साइडों का सम फिक्स होता है? नहीं, कुछ भी हो सकता है भाई। किसी ट्रायंगल में तीनों साइडों का सम 10 हो, किसी में 15 हो, किसी में 20 हो, लेकिन तीनों एंगल का सम फिक्स होता है 180 डिग्री। तो दो साइड के इक्वल दे देने से ऐसे नहीं पता लगता कि तीसरी साइड इक्वल होगी कि नहीं। बीच में एंगल बीच में इंक्लूड होना जरूरी है, लेकिन अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल फॉर श्योर इक्वल होएगा। तो फिर साइड बीच में इंक्लूड होनी जरूरी नहीं है। तो अगर आपको कभी दो ट्रायंगल के अंदर एंगल साइड एंगल लगता हुआ मिले, एंगल एंगल साइड लगता हुआ मिले, साइड एंगल एंगल लगता हुआ मिले, यानी कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो ये एस कहीं पर भी आ जाए, कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगी। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, व्हाट आई एम कहना चाहेंगी कि अगर आपको ऐसा मिल जाए कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, तो लगा क्या? एंगल एंगल साइड। तो एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, इससे भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। साइड का बीच में इंक्लूडेड होना जरूरी नहीं है। साइड एंगल एंगल साइड एंगल एंगल, ए ए एस लग जाए, एस ए लग जाए, ए एस ए लग जाए, कॉन्ग्रुएंट मानी जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। ठीक, इसीलिए मैंने तीनों लिख दिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। चौथा रूल, अब तक तीन ही रूल बताए हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बताया एस एस एस, तीनों साइड दे दी मैंने। फिर मैंने क्या कर दिया? एक एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एंगल एक ही इक्वल है तो बेचारा बीच में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया एस ए एस, अब की बार साइड एक दे दो, ए एस ए। फिर मैंने बताया दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा भी इक्वल होएगा, तो इस एस को कहीं पर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ही रूल है। एस को दूसरे पर लिख दो, पहले पर लिख दो, तीसरे पर लिख दो। तो अब तक तीन रूल किए हमने, अब एक चौथा रूल है। चार ही रूल है कॉन्ग्रुएंस के। चौथा रूल है आरएचएस रूल। आरएचएस रूल क्या कहता है? आरएचएस रूल कहता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उन दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल है, यानी कि समकोण है, यानी कि दोनों के अंदर एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है सर, और दोनों का h4 हाइपोटेन्यूज और दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, ठीक है जी। दो ट्रायंगल हो जिनके अंदर एक एंगल हो 90 डिग्री का, उन दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल हो, और उनकी एक साइड हो, चाहे ये वाली इसके इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज से अलग। ये मत बोल रहे ना हाइपोटेन्यूज भी तो एक साइड ही है, ये भी तो एक दूसरे के इक्वल है ना, फिर तो मैं आर एच ही ना लिख देता, आर एच एस। एक साइड हो अदर देन हाइपोटेन्यूज जो इक्वल हो, चाहे मैं बोल दूं ए बी इज इक्वल टू डी ई या बी सी इज इक्वल टू, कोई भी एक। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, सर्वांगसम हो गई आरएचएस रूल से, क्योंकि राइट एंगल है दोनों में, तीनों पर टिक लगेगा। क्या दोनों में राइट एंगल है? जी हाँ है। क्या दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है? जी हाँ इक्वल दे रखा है। क्या हाइपोटेन्यूज के अलावा दोनों की एक साइड इक्वल है? दे रखी है। आरएचएस से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, क्लियर है भाई? ये चार रूल हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। ठीक है, चारों के चारों यहाँ पर लिखे हैं मैंने, एक बार फिर से इनके ऊपर नज़र मार लो, अपने दिमाग में दौड़ा लो जो जो मैंने आपको बताया है, इसी से रिवाइज कर लोगे आप, मुझे पता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि प्रूव दिस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये अंडरस्टैंडिंग अपने काम आएगी, आगे भी काम आएगी बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर।
और इस चीज़ को अच्छे से समझने में भी काम आएगी। तो फिर हम ये करते हैं, हम 4-5 चीज़ें प्रूव करते हैं। ये चीज़ प्रूव करो। एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इस, कोई एंगल है, ये रहा एक एंगल है, एंगल ABC। ये बोल रहा है इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। तो एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटे। मान लो ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल बाइसेक्टर है ये। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है, इसके ऊपर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, मैंने ले लिया, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो एंगल की आर्म्स हैं इनसे बराबर डिस्टेंस पर है, यानी कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, हालांकि मैंने गंदा सा बना दिया, बड़ा लग रहा है, बट मान लेना ये बराबर है। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि ये प्रूव कर दो कि डी पी इज इक्वल टू डी क्यू। क्लियर है? समझ में आ गई बात? हमारे सामने गिवन क्या है? एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल है। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये इन दोनों आर्म से, एंगल की भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। ये प्रूव करना है, करो। तो देखो भाई, देखते हैं। अपने पास दो ट्रायंगल हो गई भाई, बी पी डी और बी क्यू डी, बपडी और बकडी, ठीक है। दो ट्रायंगल अपने पास हो चुकी हैं। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखिएगा, दोनों में एक एक एंगल है जो इक्वल है। आप बोलोगे जी हाँ सर, थीटा इज इक्वल टू थीटा, और 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो दो एंगल इक्वल हो गए। तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो गया सर, है ना। तो ये वाला एंगल तो इक्वल हो ही गया भैया, दो एंगल आपस में इक्वल हो गए तो तीसरा इक्वल हो गया, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। जी हाँ। अब फिर ध्यान से देखो कि दोनों ट्रायंगल के अंदर एक भुजा है जो कॉमन है, बी डी इज इक्वल टू बी डी। इसमें भी बी डी है, इसमें भी बी डी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखोगे तो एंगल साइड एंगल, और ऊपर वाली के अंदर देखोगे एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई वही मैं आपको बताता हूं। मैंने लिख दी ट्रायंगल बीपीडी। अब बीपीडी ध्यान से देखिएगा किसके कॉन्ग्रुएंट है? बीपीडी, बीडी क्यू के, क्यूबीडी के, डी क्यू बी के, किसके? देखो बी पर कौन सा एंगल है सर? बी पर एंगल है थीटा वाला, तो मैंने यहां पर भी बी ले लिया, थीटा वाला। पी पर कौन सा एंगल है? पी पर है सर 90 वाला, तो मैंने इस ट्रायंगल में भी 90 वाला क्यू ले लिया, और बाकी तो बच ही गया डी। डी पर जो एंगल है वही दो डंडी वाला, वही दो डंडी वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि पी डी विल बी इक्वल टू क्यू डी, यानी कि पी डी विल बी इक्वल टू क्यू डी। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब है? एक दूसरे के बराबर हैं, सारे पार्ट्स बराबर हैं, सर्वांग सम है, सारे अंग समान हैं। तो यानी कि पी डी इज इक्वल टू क्यू डी। हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट एंगल की दोनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। कई बच्चों के मन में ये आएगा कि जब आपने यहां से ये डिस्टेंस मेजर किया तो ये 90 डिग्री क्यों लिया सर? आपने डिस्टेंस ही तो मेजर करना था। देखो अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरे पास एक दीवार है और यहां पर आप खड़े हो, मैं बोलूं आपका दीवार से जो दूरी है वो कितना है, तो हम ऐसे लेंगे कि 90 डिग्री, कि आप बिल्कुल दीवार के बिल्कुल ऐसे सामने 90 डिग्री का कोण, कि अब कितनी दूरी है। नहीं तो कोई बच्चा तो बोलेगा कि मैं तो 5 मीटर की दूरी पर हूं, फिर कोई बोलेगा मैं तो इस दीवार से 10 मीटर की दूरी पर हूं। कोई जो बहुत ही ज्यादा महान होगा वो यहां से वो बोल देगा मैं तो 1 किलोमीटर दूर हूं इस दीवार से, होगा वो 2 ही मीटर दूर। तो समझ गए, जब किसी एक चीज का दूसरी चीज से डिस्टेंस ले रहे होते हैं, खास करके एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस ले रहे होते हैं किसी पॉइंट का, तो ऐसे परपेंडिकुलर ही मापते हैं दूरी, ठीक है। नहीं तो आप इनफाइनाइट आंसर्स दे दोगे। आगे बढ़ जाऊं, प्रूव करो। लेट अस प्रूव दिस। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है मैं बता देता हूं। ये एक लाइन है, ये एक रेखा है, ऑफ ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट लिखा होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक ऐसी है लाइन है कि जो कहीं पर भी बढ़ नहीं सकती, ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर भी हो
और जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। सपोज वो डी पर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी डी, और ये जो पी डी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। तो वो बोल रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी जो पॉइंट है वो उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से बराबर दूरी पर होता है, ये प्रूव कर दो। मान लो ये कुछ भी है क्यू, वो ये बोल रहा है कि क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूव कर दो कि क्यू जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। देखो आपकी अंडरस्टैंडिंग तो कहती ही है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, आपके अंदर से कॉमन सेंस आ रही होगी ना कि भाई ये लाइन है, ये बेचारी लाइन बिल्कुल बीच में है, और ऊपर से ये लाइन ऐसे झुकी हुई भी नहीं है, क्योंकि अगर ये झुकी हुई होती तो इसके ऊपर वाला पॉइंट इसके ज़्यादा पास हो जाता, इससे दूर हो जाता। अगर ये बीच में ना होकर यहाँ पर होती और खड़ी भी होती तो इसका ये वाला पॉइंट इसके पास हो जाता, इससे दूर हो जाता। तो इस लाइन ने दोनों रूल फॉलो किए, एक तो ये बिल्कुल बीच में आई, ऊपर से ये बिल्कुल बेचारी परपेंडिकुलर खड़ी है, किसी की तरफ भी झुकाव नहीं है, जैसा जुडिशरी का होना चाहिए अपने देश में, है ना। तो इसके ऊपर जो बिंदी है वो इन दोनों से बराबर दूरी पर होगी, ये तो कहती है कॉमन सेंस, आपकी फीलिंग। अब हम कॉन्ग्रुएंस का यूज करेंगे। ठीक है जी, देखो दो ट्रायंगल हैं क्यू डी ए क्यू डी बी, इसके अंदर ये साइड और इसके अंदर ये साइड बराबर है। आप बोलोगे जी हाँ सर। इसके अंदर ये एंगल और इसके अंदर ये एंगल बराबर है। जी हाँ सर, दोनों 90 के हैं, दोनों इक्वल हैं। और ये जो साइड डी क्यू है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी है डी क्यू, इस ट्रायंगल में भी है डी क्यू। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो ट्रायंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी क्यू। क्लियर है, समझ में आ गई भाई बात। ठीक है, किससे हो गई है? साइड एंगल साइड से, 7 से। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, यही तो हमने करना था, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए, यानी कि ये इसके इक्वल हो गई, यही प्रूव करना था। दैट्स इट, कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करनी है, उसके बाद तो अपना आंसर आ ही जाएगा, प्रूव हो ही जाएगा। आगे बढ़ूं, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे बट ये अंडरस्टैंडिंग यूज होएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कोई सर्कल है, इसके अंदर कोई कॉर्ड है, कोई जीवा है, सेंटर से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है ओ, और मैंने डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये बोल रहा है अगर सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जीवा को बाइसेक्ट करता है, यानी कि ए डी इज इक्वल टू बी डी। ये प्रूव कर दो, करो प्रूव। दो ट्रायंगल बना दिया, अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर देख रहे हैं भैया, ओ ए डी में भी और ओ बी डी में भी। देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों सर? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, सर्कल के रेडियस, ओ बी भी रेडियस है, त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, तो सारी त्रिज्याएं, सारे रेडियस बराबर होते हैं। जी हाँ सर। अब देखो ओ डी तो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। हाँ जी सर, ये तो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। तो इस ट्रायंगल के अंदर देखो एक राइट एंगल है। हाँ जी सर, उस ट्रायंगल में भी राइट एंगल है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और उस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, और उसके अलावा एक साइड है दोनों ट्रायंगल में जो इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो कॉमन है। यहाँ पर आर एच एस, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी? ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डी, ऐसे लिखा मैंने, फिर ओ बी डी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई यानी कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए, यानी कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बहुत कुछ बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, बहुत कुछ बराबर हो गया फिर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ भाई। मेरे बताने से पहले प्रूव करोगे, फिर स्पीड बढ़ा लोगे वीडियो की अगर प्रूव कर लिया तो। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर अपने पास कोई सर्कल है और किसी एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किए तो वो लेंथ में इक्वल होंगे। ये स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श करके चली जाए ऐसे, तो ये पॉइंट है P,
ये इसको स्पर्श कर रही है टी पर और ये इसको स्पर्श कर रही है क्यू पर। ठीक है, तो ये बता रहा है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो वो बोल रहा है ये प्रूव कर दो कि पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए एडिशनल, जो आगे मैं बताने वाला था, कि अगर आप सेंटर से इस टेंजेंट के साथ जहाँ पर ये टेंजेंट टच कर रहा है सेंटर को और जहाँ पर ये टच कर रहा है उसको मिला देते हो तो ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। अब आगे प्रूव करो कि पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। प्रूव करो कि दोनों टेंजेंट बराबर है। अब तो मैंने कंस्ट्रक्शन भी कर दी, अब तो प्रूव कर दो, या नालायक साबित करोगे खुद को। बताओ, दो ट्रायंगल बना दी, दोनों ट्रायंगल के अंदर ओ टी इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियस है। ठीक है भैया, सर्कल के रेडियस हैं, जितने भी रेडियस होंगे बराबर होंगे। एंड पी ओ तो कॉमन है ही, दोनों ट्रायंगल के अंदर है। राइट एंगल दोनों ट्रायंगल के अंदर है, तो राइट एंगल है दोनों में, दोनों का हाइपोटेन्यूज 90 के सामने है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज सेम है, साइड सेम है, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई तो यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि पी टी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ। आपको ये रटना नहीं है, मैंने ये रट नहीं रखे कि ये कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो रखे हैं, हो रहे हैं। हम देखेंगे, हमें पता लग जाएगा। आपको टेंशन फ्री रहो, ये मत सोचना कि मैं कैसे रटूंगा, टेंजेंट्स कैसे इक्वल प्रूव हुए थे ना। मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। दिखेंगी ये चीज़ें आपको, और ये चीज़ें तो सीधी आपको याद भी रहेंगी, याद रखने की चीज़ें हैं, आगे याद करेंगे, अब टेंशन मत लो। इक्वल कोड्स इन ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई सर्कल है, इसके अंदर मैंने दो इक्वल कोड बना दी ऐसे, यानी कि ए बी और सी डी, ये दोनों कोड इक्वल हैं। तो सेंटर से अगर मैं इनका डिस्टेंस नापूंगा ये, तो इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि ये जो इक्वल कोड हैं, जो लंबाई में समान है, इनका डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से। यानी कि हमने प्रूव करना है कि ओ पी, देखो डिस्टेंस मापते हैं हमेशा 90 डिग्री ऐसे परपेंडिकुलर, कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये प्रूव करना है। देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इक्वल कोड्स हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो वो दो बराबर हिस्सों में बांटता है इसको। हाँ जी सर, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है। और ये पूरी ए बी इज इक्वल टू पूरी सी डी, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटा होगा। हाँ जी सर, ये पूरी और ये पूरी बराबर है, तो इनका आधा आधा हिस्सा ही बराबर होगा। ठीक है, अब अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर दूं, ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस हैं। हाँ जी सर, दोनों रेडियस हैं, तो यही बराबर होंगे। तो ट्रायंगल ओ पी सी और ट्रायंगल ओ क्यू ए में देखो, दोनों में राइट एंगल है, दोनों में हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक और साइड जो है वो बराबर है, यानी कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो गए, यानी कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू आर एच एस से। तो हम स्कूल की तरह तो नहीं लिखेंगे ना, इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड इन ट्रायंगल ओ सी पी, ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे। मैं आपको कैपेबल बनाऊंगा, ऐसे देख देख के करेंगे, आसान है ये चीज़ें। आगे बढ़ो, चलो भाई। तो ये सब वार्म अप हो रहा था, ये सारी चीज़ें हैं ना हम फिर से करेंगे, और ये आपको याद रहेंगी। या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमें एग्जाम में प्रूव करनी है, जस्ट मैं कॉन्ग्रुएंस में एक्सपर्ट बनाना था आपको। अब हम क्वेश्चन करते हैं, वार्म अप चल रहा था। बताओ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। देन वन कैन से, तो कोई भी कह सकता है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ अगर, इफ। तो ये बोल रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी अगर, अगर इनमें से क्या ट्रू हो। इनको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको यहीं से दिख रहा है कि यार देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। अगर बीच वाला एंगल इक्वल हो गया
तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं इफ एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड से, सिंपल। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, कर लोगे आप इजीली, ध्यान से पढ़ोगे तो। टू लाइन सेगमेंट्स पी क्यू एंड आर एस, जस्ट इसको फॉलो करते जाओ एग्जामिनर को, क्वेश्चन को। पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट एट एक्स, तो पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एक्स, तो इसको मैंने मान लिया है जी एक्स। इन सच ए वे दैट एक्स पी इज इक्वल टू एक्स आर, तो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स आर, ये इसके इक्वल होएगा। ठीक है भाई। इफ एंगल पी एस एक्स, अगर पी एस एक्स यानी कि ये वाला एंगल पी एस एक्स, ये वाला एंगल इज इक्वल टू आर क्यू एक्स, ये वाला एंगल, वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो देन वन मस्ट हैव, तो क्या ट्रू होना चाहिए। ठीक, तो क्या ट्रू होना चाहिए बताएंगे, बट एक बार इसको देखो, क्या कर सकते हो आप यहाँ पर। अपने पास दो ट्रायंगल बन गई, एक्स पी एस बन गई, एक्स क्यू आर बन गई, क्या कर सकते हैं बताओ। मैंने कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताई है क्या जब दो चीज़ें एक दूसरे को काट रहे हो, एंगल के बारे में बताई हो? ये बताया था ना कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो अगर मेरे दोस्त ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। मैंने बताया है क्यों, दो इक्वल हो गए तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो फिर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट होगी। लेकिन साइड को बीच में लाना जरूरी नहीं है, वही मैंने आपको बताया। अगर दो एंगल इक्वल हो गए और फिर कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए, बात खत्म। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगी, ध्यान रहे, एक डंडी वाला, दो डंडी वाला, तीन डंडी वाला। एस एक्स पी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू एक्स आर, यानी कि ये एस एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये एक्स आर इज इक्वल टू एक्स पी, जो भी उसने दे रखा है। पी आर इज इक्वल टू क्यू एस, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। भाई साहब ये तो इन ट्रायंगल का हिस्सा भी नहीं है, ऐसे ही बोल रहा वो। पी एस इज इक्वल टू आर क्यू, पी एस इज इक्वल टू आर क्यू। कोरस्पॉन्डिंग साइड है, देखो एक डंडी से तीन डंडी वाले एंगल के बीच की साइड है, एक डंडी से तीन डंडी वाले एंगल के बीच की साइड है, कोरस्पॉन्डिंग साइड है, इनको तो इक्वल होना ही पड़ेगा। सही है, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओगे? वाइट सही करते हैं, बताओ। इन द फिगर गिवन बिलो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, एम मिड पॉइंट है, ओके जी, मध्य बिंदु है। एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी, डी ए बी ये वाला एंगल इज इक्वल टू सी बी ए, सी बी ए, ओके जी। एंगल ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी। देन द ट्रायंगल ADM is congruent to the triangle BCM, तो ADM ये वाली ट्रायंगल, हाइलाइटर लेके देखो, ये वाली जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए इस वाली ट्रायंगल के। ठीक दिख रहा है इसमें? तो देखते हैं किससे कॉन्ग्रुएंट होगी, देखते हैं भाई। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो एंगल एंगल के इक्वल है, एंगल एंगल के इक्वल है, साइड साइड के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाऊं, कॉन्ग्रुएंस के ऊपर आसान आसान क्वेश्चन ही आते हैं, बट स्टार्टिंग में क्या है, स्टूडेंट थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी के साथ। प्लेन ज्योमेट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, पहली बार में थोड़े से अनकंफर्टेबल रहोगे और दूसरी बार में आप कमाल कर दोगे, क्योंकि मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो आप कमाल कर दोगे, टेंशन नहीं लेनी, सीखते जाओ बस।
ABCD इज ए स्क्वायर, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। A इज जॉइंड टू ए पॉइंट P ऑन BC, A को ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट P है BC के ऊपर, ठीक है भाई। एंड D इज ज्वाइंट टू ए पॉइंट Q ऑन AB, AP इज इक्वल टू DQ, तो D इज ज्वाइंट टू ए पॉइंट Q ऑन AB, तो AB के ऊपर एक पॉइंट है Q, D को उससे जोड़ दिया। और क्या बताया है इन्होंने, ये बताया है कि AP इज इक्वल टू DQ, यानी कि ये जो AP है, यानी कि ये जो है ये इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ये पूरी AP इज इक्वल टू DQ, ओके जी। एंड AP इंटरसेक्ट DQ एट R, तो AP जो है वो DQ को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, R पर, तो दिस पॉइंट इज R। नाउ दे आर आस्किंग कि एंगल DRP, एंगल DRP क्या होगा। जब भी कभी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए ये वाला एंगल क्या होएगा, ये वाला, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो मेरे दोस्त इन चारों में से कोई भी एक एंगल निकाल लिया करो। मान लो ये वाला एंगल 150 निकल गया, तो इसके ऑपोजिट वाला भी 150 निकलेगा, 150, तो फिर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये भी 30 हो जाएगा। ऐसे अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कोई भी एक एंगल मिलने पर ये चारों मिल जाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो DRP ही निकालूंगा ना, इन चारों में से कोई भी मिल जाए, देखते हैं, ठीक है, ओके भाई। तो एक स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर अपने सामने दो ट्रायंगल हैं DAQ, एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक अपने पास ट्रायंगल है DAQ, एक ABP, ट्रायंगल ABP, ठीक है। इन दोनों में आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को बोल दूं थीटा है, राइट एंगल है दोनों में, हाइपोटेन्यूज इक्वल बता दिया, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, वो हो ही जाएगी, है ना, ये वाली AD, ये देखो AD इज इक्वल टू AB। देखो मैं दो ट्रायंगल को देख रहा हूँ, एक तो DAQ को, DAQ, और एक मैं देख रहा हूँ ABP, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल है, अब बोलोगे जी हाँ सर दोनों में राइट एंगल है। अब मैं बोलूँगा ये जो साइड है DA, इनमें मैं ऐसे ही लिख दूँ, इस ट्रायंगल की एक साइड है DA, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, DA इज इक्वल टू AB। क्यों सर DA इज इक्वल टू AB क्यों है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है, ठीक है जी। देन उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्यों सर एंगल A 90 डिग्री का है, एंगल B 90 डिग्री का है, जी हाँ सर। और उसके बाद एग्जामिनर ने बता रखा है कि DQ इज इक्वल टू AP, DQ इज इक्वल टू AP, तो देखो साइड एंगल और ये साइड AQ, ट्रायंगल DAQ में बात करूँ, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसे नहीं होगा, साइड एंगल साइड नहीं होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि साइड ये वाली साइड, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया, एक डंडा है, फिर से बताता हूँ, यही रिक्वायरमेंट है। इन ट्रायंगल DAQ साइड एंगल साइड से नहीं होगा, इन दोनों के अंदर राइट एंगल है, हाँ जी सर दोनों में राइट एंगल है, हाँ जी सर ये रहा राइट एंगल। फिर उसके बाद जो दोनों का हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने जो DQ है वो इक्वल है यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो AP का है, तो हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, और उसके अलावा एक और साइड है जो इक्वल है। RHS से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, क्लियर है, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूंगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्यों सर, देखो ये तो एक सीधी खड़ी ट्रायंगल है और ऐसे ही एक ट्रायंगल टेढ़ी पड़ी है, तो ये वाला एंगल इससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसी ट्रायंगल को ऐसे लिटा दिया गया है बस, और कुछ नहीं हुआ है, ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल इससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ये वाला एंगल इससे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आप ध्यान से इस ट्रायंगल के अंदर देखो, यहाँ पर देखो कि अगर ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये पूरा 90 है, हाँ जी सर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल DAR, DAR।
अगर इन दोनों एंगल का सम 90 है, तीन एंगल का सम तो 180 होता है, तो 180 में से 90 गए तो ये 90 बच जाएगा। अगर ये 90 है तो इसका ये वाला भी 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। भैया एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दोनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 तो ये भी 90, तो फिर ये भी 90, चारों एंगल आ जाते हैं। उसने जो भी पूछा है DRP दैट विल बी 90। ठीक है, आराम आराम से बताया है क्वेश्चन, क्योंकि कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी अपने पास फीडबैक रहता है कि जिस चीज़ को बच्चे बार बार पूछते हैं, बार बार मेरे पास फ़ोटो आती है, ये बता दो वो कर दो, उसके बेस पर मैं अपने समझाने के टाइम को डिसाइड करता हूँ, अपनी समझाने की पेस को डिसाइड करता हूँ। ठीक है भाई, नेक्स्ट। लेट D and E be 2 points on the side BC of triangle ABC। एक ट्रायंगल है ABC, इसके ऊपर 2 पॉइंट है। लेट D and E be 2 points on the side BC। BC के ऊपर 2 पॉइंट, ऐसे बोला ना BC और D and E, तो ऐसे पहले D आएगा फिर E। जनरली ऐसे होता है, बट आप इस डायग्राम को ऐसे ही बना सकते हो कि D को इधर बना दिया और E को इधर बना दिया। आगे उसने क्या बोला है, AD इज इक्वल टू AE, कि AD इज इक्वल टू AE। यहाँ पर भी हम बना देंगे AD इज इक्वल टू AE। ऐसे करके भी ये सोल्व हो जाएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ ऐसे करके सोल्व हो जाएंगे, एक आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक साइड से नहीं होते हैं, आगे जाकर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन जनरली कैसे लेंगे सर, ऐसे उसने बोला BC पर पॉइंट है, B इधर है, C उधर है, BC पर D और E, तो BC पर DE ऐसे लेते हैं। अगर CB पर DE बोलूंगा तो ये होगा CB पर DE। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ कोर्स हम उसी हिसाब से चलेंगे जैसे मैथमेटिकली होता है ना। एक आधी बार SSC में वो मनमर्जी कर देता है, उसका तो कोई इलाज है नहीं, बट हम फर्स्ट ट्राई में ऐसे चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ जाऊं फिर। ओके जी, तो ये इसके इक्वल बता दी मैंने। एंगल BAD इज EAC, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। हाँ जी सर। AB इज इक्वल टू 3x+1, AB इज इक्वल टू 3x+1 एंड BD इज इक्वल टू 9, BD इज इक्वल टू 9, AC इज इक्वल टू 34, EC इज इक्वल टू y+1। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x+y। तो बताओ कुछ कर सकते हैं क्या, सोचो। हिंट दूंगा मैं फिर। पहली हिंट, क्या कोई ऐसी ट्रायंगल बन रही है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो? अगर ऐसी ट्रायंगल बन रही है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आपको कर लेना चाहिए, मतलब पहली हिंट है ये, और हिंट दूंगा एक बार, उम्मीद है आपने ट्राई कर लिया होगा। अब दूसरी हिंट दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, क्या कोई ऐसी ट्रायंगल बन रही है जहां पर एंगल्स अपोजिट, जहां पर दो साइड इक्वल हो? ये रही ट्रायंगल ADE। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा है। दूसरी हिंट, अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, जिसको मैंने थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे इतना लिखना नहीं चाह रहा 180 माइनस थीटा, तो आप भी मत लिखा करो। 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कहीं पर रिप्रेजेंट करने हो थीटा डैश का इस्तेमाल कर लिया करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये भी 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा डैश हो गया। ये नहीं है कि उसी क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा को भी थीटा डैश से कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा को भी थीटा डैश से कर रहे हैं। ठीक है, अब कर लो भाई। अब देखो, ये एंगल तो हमने इक्वल निकाल लिया, और कोई एंगल है जो उसने इक्वल दे रखा था? दे तो रखा था, ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो ट्रायंगल ABD में देखो, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACE, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। एंगल साइड एंगल लग गया कि नहीं लग गया? ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई एंगल साइड एंगल से। ठीक है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि थीटा डैश के सामने इसकी जो साइड है, थीटा डैश के सामने इसकी जो साइड है, वो बराबर हैं। यानी कि 3x+1 इज 34। तो अगर 3x+1 की वैल्यू 34 है तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 33। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। y+1 इज इक्वल टू 9।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, x प्लस वाई 11 और 8 19। ठीक है, क्लियर है। अब सिर्फ ये एक क्वेश्चन करके तो पेट नहीं भरा होगा ना इस टाइप का। कोई नहीं, मन के मलाल को मत मेट लो आप। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, लो पूछा गया ये भी करो। इन ए ट्रायंगल ABC, D and E are point on BC. D और E पॉइंट है BC पर, सच दैट AD इज इक्वल टू AE। एंगल BAD इज CAE, एंगल BAD डिट्टो सेम क्वेश्चन है भाई। आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप कर लो, इसको कर लोगे तो। इफ AB इज इक्वल टू 2P प्लस 3, BD is 2P, AC is 3Q minus 1, CE is Q। ठीक है भाई, तो उसी रास्ते से चले। ट्रायंगल ADE के अंदर आइसोस्केलस ट्रायंगल ADE, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा यानी कि थीटा डैश। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा यानी थीटा डैश। तो अब ट्रायंगल BAD में एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल CAE में एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ठीक, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 2P प्लस 3 इज इक्वल टू 3Q माइनस 1। एक तो मुझे मिला कि ये साइड इसके इक्वल है, और मुझे मिला कि 2P इज इक्वल टू Q। मैं क्या करूंगा, मैं इस Q की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से। ठीक है, तो 2P प्लस 3, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। इसको आप ऐसे बोल सकते हो 2P माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन आ गई दो वेरिएबल में, कैसे भी सॉल्व कर लो। तो 2P प्लस 3 इज इक्वल टू, इस क्यू की जगह मैं ये रख रहा हूँ 2P, तो 3 दूनी 6P माइनस 1, तो 4P इज इक्वल टू 4, देयरफॉर P इज इक्वल टू 1। अगर P की वैल्यू 1 आ गई तो इसको यहाँ पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा Q इज इक्वल टू 2। Q की वैल्यू 2 आ गई, P की वैल्यू 1 आ गई, P प्लस 2, P प्लस Q यानी कि ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 7वां 8वां एंड दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूरा फोकस के साथ ये दो क्वेश्चन आएंगे, कोई लेजीनेस नहीं, पूरी एनर्जी के साथ दोनों क्वेश्चन आप नहीं करने और मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है। इन द एडजॉइनिंग फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है मिड पॉइंट है, तो यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। डी एम एंड डी एन आर परपेंडिकुलर, तो डी एम और डी एन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है भैया, डी एम इज इक्वल टू डी एन, डी एम इज इक्वल टू डी एन। ठीक है भाई, देन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी क्या है इनमें से, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पर क्या कर सकते हैं। देखो, ट्रायंगल बी डी एम और ट्रायंगल सी डी एन को देखो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बी डी एम और सी डी एन को देखो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल है। हाँ जी सर है। क्या दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, 90 के सामने वाला 90 के सामने वाला, हाँ जी सर इक्वल है। क्या कोई और साइड भी है जो इक्वल है, हाँ जी सर ये वाली साइड इसके इक्वल है। आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी सर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी सर। अब पूरी बड़ी ट्रायंगल को देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, एंगल बी और सी, तो यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, सम दो भुजी। क्लियर है भैया, दो एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाली दोनों साइड भी इक्वल होंगी, दो साइड इक्वल होगी तो आइसोस्केलस हो गई। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख के डरना नहीं है। ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल करेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेकर होगा, बट सबको अनकंफर्टेबल करेगा।
सबके दिमाग की थोड़ी एनर्जी खाएगा। तो जैसे एग्जाम में मान लो एक क्वेश्चन दिखता है कि यार ये क्या राक्षस आ गया, तो मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। इजी इजी क्वेश्चंस को निपटा लें, मॉडरेट क्वेश्चन को निपटा लें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। अगर हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, अगर हमें लग रहा है कि यार टाइम लेगा, स्किप करो, बाद में देख लेंगे। ठीक, करूं अब। गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ 5 ट्रायंगल्स। नीचे 5 ट्रायंगल के साइड और एंगल वगैरह दे रखे हैं। ठीक है। विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन इन द ऑप्शन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक है, किसके? एबीसी। ट्रायंगल एबीसी लिखता हूं मैं पहले, इन ट्रायंगल एबीसी। तो इसने बोला ट्रायंगल एबीसी में क्या है? ट्रायंगल एबीसी में ए बी साइड का जो मेजरमेंट है, एम मतलब कि मेजरमेंट यानी कि माप। ठीक है, 3.6 है, दिस इज 3.6। बी सी की मेजरमेंट है भैया 5, सी ए की मेजरमेंट है 4, एंगल बी 52.4 है, एंगल सी 45.5 है। तो 2 एंगल दे दिए। ऐसे केस में मैं पर्सनली क्या करता, मैं तीसरा भी निकाल लेता। क्यों? मुझे ये नहीं पता इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं, बट क्या पता पड़ जाए भाई। 4 ट्रायंगल कंपेयर करनी है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 180 में से इन दोनों का सम घटाऊंगा ना। देखो 50 और 40 है, 52 और 45 को छोड़ दो, 50 एंड 40 है, तो 180 माइनस 90 गोन, 50 एंड 40 गोन। मेरे पास 90 बच गए, उनमें से इन दो को भी घटाऊंगा, तो 5 और 2 7.9 घटाना है 90 में से। तो 7 की बजाय मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 90 माइनस 8 82.1। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन। क्लियर है? ये एंगल पता लग गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई ट्रायंगल डी ई एफ। या तो आप बना लो, कैसे भी कर लो। तो इसने बोला है डी ई एफ, या यहाँ पर ऐसे डी ई एफ लिख कर देख सकते हैं। बट हमें ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को शॉर्टकट के चक्कर में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो मैं पर्सनली कहूँगा अलग से ही बना लेना है इस टाइप का। अब एग्जैक्टली ये मैं ये नहीं बोल रहा कि इस क्वेश्चन में बना लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जब हम सिर्फ मेंटली उसको कर रहे हैं और वो अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। लिख कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो डी ई इज इक्वल टू 4। तो मैं देख रहा हूँ ये है 4, तो मैंने ऐसे कर दिया डी ई। मैंने ऐसे नहीं बनाया डी ई एफ, ये 4 है तो मैंने यही 4 रखी। तो ये ऐसे है डी ई, होने को ऐसे भी हो सकता है डी ई, वो मैं देख लूंगा थोड़ी देर में। डी ई जो है वो 4 है, ताकि मैं इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये चेक कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पर ये 4 है, मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग रखा है। ई एफ 5 है, तो ई एफ 5 देखो इसी के कोरस्पॉन्डिंग आ गया, लग गया मैं तुक्का। अगर मैं ऐसे लिखता डी ई एफ, तो ये ई एफ इधर आ जाता 5, तो मैं काट के फिर ठीक कर लेता। तो ठीक, अब तक ये 2 हो गए। ठीक, एफ डी 3.6 है, एफ डी 3.6 है, तो भैया तीनों साइड इक्वल हो गई है। तो एस 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 से हो गई कॉन्ग्रुएंट। तो डी ई एफ तो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। वो पूछ रहा है कौन सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला वो बोल रहा है जी एच आई, डी एफ के बाद जी एच आई देखते हैं। यहाँ पर जगह कम पड़ेगी समझाने के लिए, 2 ट्रायंगल तो कम से कम ऐसे लिखें। ये लो, जी एच आई को मैं लिखूंगा कि कैसे लिखूँ, मैं यहाँ से देखूंगा उसने क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मैं नीचे लेकर आना चाहता हूँ। एच आई है 5, ये लो एच आई, जी एच आई ये 5 है। और वो क्या बता रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एच इज 52, तो एच ये 52 है। अब मैं एक बार जानबूझ के गलती करूँ, मान लो आप ऐसे कर देते, यहाँ पर आप कई बार ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं क्या कि एच आई तो 5 रह गया ना, अभी भी 5 है। फिर आपको पता लगेगा, उसने बोला कि एंगल एच इज इक्वल टू 52.4। सर एच 52 तो ये वाला है। फिर मैं क्या करूँगा, काट के ऐसे एच करूँगा, ऐसे आई एच 52.1, ऐसे बाद में ऐसे काट के लिख दूंगा। मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग ही करूँगा ऐसे। ठीक है, एम इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल आई। ये क्या एम लगा रखा है इसने यार, हद है। पूछा गया क्वेश्चन, बोला एम एम सीधा बता देता। एंगल आई इज इक्वल टू 45.5, एंगल ये वाला आई इज इक्वल टू 45.5। तो भैया यही मुझे तो पता चल गया। देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो जी एच आई तो उत्तर होगा नहीं। अब मुझे सिर्फ एक और केस चेक करना है, कोई भी एक चेक कर लूँगा।
अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वही उत्तर है, क्योंकि मतलब कि अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ तो वही उत्तर है। कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ वाली देख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी वाला उत्तर हो गया। 3 ही ट्रायंगल चेक करनी। कौन सी करूं? ये जे के एल वाली कर लेते हैं अगली, ये 2 तो कर ली हमने। तो जे के है 3.6, जे के जस्ट किडिंग इज इक्वल टू 3.6, एल जे इज 4, एल जे 4, चलो यही 4 है, यही जुगाड़ बैठ गया। एंगल जे इज इक्वल टू 52.4, एंगल जे ये वाला 52.4 है। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3.6 और 4 के बीच में 52.4 है, और इसके हिसाब से इनके बीच में नहीं है भैया, दूर है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होएगी भाई जे के एल वाली, तो यानी कि यही उत्तर है अपना। जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है वही ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है, क्लियर है भाई? वही इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। आपका जो भी फीडबैक है अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप है आप सभी लोगों का, उसके अंदर ज़रूर देना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो भाई, मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूँगा, तुम वहाँ पर पढ़ते रहो, ठीक है?